इतिहास विषय का अध्ययन करने वाले। ठीक है, देखिए इतिहास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली इतिहास में हम भारत के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसीलिए हम इस विषय को भारत का इतिहास कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज हम भारत का इतिहास या इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना हम शुरू करेंगे। ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है और जीएस के अंतर्गत ये एक विषय है जो विद्यार्थियों को थोड़ा परेशान भी करता है। ये विषय थोड़ा विस्तृत है और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का जो स्तर होता है वो थोड़ा सा कई बार डीप भी हो जाता है और काफ़ी हद तक, मान लीजिए कि 10 प्रश्न यदि पूछे जा रहे हैं तो 6 या 7 प्रश्न तो ऊपर के ही सतही सतही स्तर से ही पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न इसमें डीप भी होते हैं, है ना। और अगर आप इतिहास को पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स या स्टोरीज इसमें क्लियर नहीं है तो ये विषय बहुत सारे विद्यार्थियों को थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी लगता है, थोड़ा कठिन भी लगता है। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय इतिहास को। ठीक है, सबसे पहले इस विषय में क्या पढ़ा जाता है ना, इस विषय के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं हैं, किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जब हम इतिहास पढ़ते हैं और विशेषकर जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो इसको तीन प्रमुख भागों में बांटा जाता है, या मैं यूं कहूं इसको 4 भागों में बांटा जाता है। जो तीसरा भाग है वो हमारा 2 भागों में बट जाएगा, पर मुख्यतः अगर हम देखें तो भारत के इतिहास को 3 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। वो कौन से मुख्यतः 3 भाग हैं इनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो भाग है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा जो भाग है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा जो भाग है वो आगे जाकर के 2 भागों में बट जाएगा, पर पहले जो पहला भाग है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। तो इतिहास को कितने भागों में बांटकर हमें पढ़ना है? इतिहास को 3 भागों में बांटकर हमें पढ़ना है। अब एक बहुत जायज सा सवाल ये उठता है कि ये 3 भाग आखिर क्यों किए गए हैं? क्या ये अलग अलग घटना, मतलब इस किस किस आधार पर इसको बांटा गया है? इसको बांटने का आधार क्या होगा? तो देखिए, इतिहास एक कठिन विषय, एक जटिल विषय है और हमारे जो शिक्षाविद हैं या जो इतिहास को पढ़ाते हैं वो भी ये बात जानते हैं। इतिहास पर जो किताब लेखन करते हैं, जो इतिहासकार हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। इसीलिए अध्ययन को आसान बनाने की दृष्टि से देखिए इसका आधार क्या होगा? इसको बांटने का आधार है अध्ययन को आसान बनाने, ताकि विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन कर सकें, उन्हें इतिहास समझ में आए, एक क्रम के अनुसार सारी घटनाएं वो समझ पाएं। इसीलिए इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक है प्राचीन भारत का इतिहास, एक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, एक है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो अध्ययन को आसान बनाने के लिए इनको 3 भागों में बांटा गया है। उद्देश्य हमारा ये हो गया। आधार क्या है? आधार है कालखंड या घटना, या हम कहें कि समय। आधार क्या है? समय। मतलब कुछ घटनाएं जो हैं, अगर मैं एक समय रेखा बनाऊं, मान लीजिए कि एक समय रेखा है। समय रेखा का मतलब है कि ये आज का वर्तमान समय है और ये बहुत पुराना प्राचीन समय है। अगर हम समय रेखा के हिसाब से देखें तो कुछ घटनाएं जो हैं वो यहाँ से यहाँ तक के कालखंड में घटित हुई होंगी, जो यहाँ शुरू हुई होंगी और यहाँ से यहाँ तक घटित हुई होंगी। ये जो घटनाएं हैं, इस कालखंड की जो घटनाएं हैं जो भारत में घटित हुई हैं, ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी भारत का इतिहास। कौन से समय का? प्राचीन भारत का। ठीक है, जब हम इस कालखंड में आएंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का हम मान लें, तो यहाँ से लेकर के ये ये वाला जो पूरा हमारा इंटरवल है, इस इंटरवल में जो घटनाएं घटी हैं ये कौन सा इतिहास हो जाएगा? ये मध्यकालीन भारत का इतिहास हो जाएगा। ठीक है, और इस इंटरवल से आगे अगर हम बढ़ते हैं, अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का
इतिहास अगर हम देखें तो ये कौन सा इतिहास हो जाएगा, ये आधुनिक भारत का इतिहास हो जाएगा। ठीक है, आगे जाकर के आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो भी दो भागों में बढ़ जाता है। भारत के इतिहास को जब हम आधुनिक भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं तो दो भागों में ये इतिहास बढ़ जाता है। कौन से दो भाग हैं, यदि इनके बारे में हम चर्चा करें। पहला जो पार्ट होता है, पहला जो भाग है वो हो जाता है आज़ादी तक, यानी कि 1947 तक का इतिहास। और जो दूसरा भाग हो जाता है वो हो जाता है आज़ादी के बाद का इतिहास, यानी कि वो घटनाएं जो 1947 के 15 अगस्त 1947 के बाद घटित हुई हैं वो क्या कहलाती है, आज़ादी के बाद का इतिहास। ठीक है, कुछ इतिहासकार इसे एक शब्द में उत्तर आधुनिक काल भी कह देते हैं। ये वाला, ये क्या कहलाता है, उत्तर आधुनिक काल। ठीक है, तो मुख्यतः अगर देखें हम तो इतिहास के कितने भाग हो जाएंगे, इतिहास के तीन भाग हो जाएंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या है, अध्ययन को आसान बनाना। आधार क्या है, समय या एक समय रेखा है उसके आधार पर। ठीक है, जो जो पुराना भारत है, जो प्राचीन भारत है, वो प्राचीन भारत का इतिहास हो जाएगा। जो बीच का काल है, संक्रमण काल है, वो मध्यकालीन भारत का इतिहास हो जाएगा। और जो नवीन है, नवीन मतलब जिसके बारे में जानकारी बहुत अच्छे से उपलब्ध है, वो क्या हो जाएगा, आधुनिक भारत का इतिहास हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस ही क्रम में इतिहास को पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए अब इतिहास शब्द के बारे में देखिए। आगे जाकर के आधुनिक भारत जो है ये भी दो भागों में टूट जाता है। यदि आप आजादी तक का इतिहास पढ़ेंगे भारत की तो वो आधुनिक काल कहला रहा है। और आजादी के बाद 1947 के बाद का वर्तमान तक का, आज तक का जो भी चीजें आप पढ़ेंगे, जो भी घटनाओं का आप अध्ययन करेंगे, वो उत्तर आधुनिक काल कहलाता है। तो इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में मुख्यतः बांटा जाता है इतिहास को। ठीक है, और इतिहास को वैसे पढ़ने के लिए, आसान बनाने के लिए कितने भागों में बांट दिया जाता है, तो चार इसके भाग हैं। प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास, साथ में उत्तर आधुनिक काल का इतिहास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इतिहास को। इतिहास होता क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है, इतिहास आपके सिलेबस में क्यों डाला गया है, जीएस के अंतर्गत इतिहास ही सबसे पहले क्यों आता है। अगर आप बहुत सारी जीएस की किताबें देखेंगे तो शुरुआत हमेशा इतिहास से ही क्यों होती है। क्यों आपको पता होना चाहिए आपका इतिहास, क्यों परीक्षा लेने वाली जो भी एजेंसी है वो चाहती है कि आप अपने इतिहास के बारे में अवेयर रहें, ऐसा क्यों है। ठीक है, या इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, कौन ऐसा पहला व्यक्ति है जो इतिहास लिखना शुरू कर रहा है। ठीक है, किसके दिमाग में ये आया कि पुरानी बातों को लिखना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो इतिहास है इसकी शुरुआत जो व्यक्ति कर रहे हैं उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस, क्या नाम है, हेरोडोटस। इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है, इतिहास का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। कौन कहलाते हैं, हेरोडोटस कहलाते हैं। इनकी एक बुक थी, एक बुक इन्होंने लिखा था, और उस बुक को पढ़कर हमें पता चला कि इनके द्वारा ही इतिहास जो लेखन है, यानी कि जो किताबें लिखी, देखिए उसके पहले भी लिखी जा रही थी, लेकिन उस किताब के बाद पता चला जो जो एक व्यवस्थित रूप से लिखी गई है वो पहली किताब इन्हीं की थी, हेरोडोट्स की। किताब का नाम क्या है, इनकी किताब का नाम है द हिस्टोरिका, दी हिस्टोरिका। देखिए बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे हमको इतिहास को पढ़ते समय, और फैक्ट की शुरुआत हो जाती है, पहला फैक्ट हमारा यही है कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है वो हिस्ट्री के फादर हैं, और इनकी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका इनकी बुक का नाम है। ठीक है, देखिए इतिहास क्या होता है, बचपन में जब हम छठवीं सातवीं आठवीं सिक्स सेवन्थ एट में आप पढ़ते हैं, नाइन टेंथ में पढ़ते हैं, और जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं वो इतिहास को थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं, है ना, जो ग्रेजुएशन करते हैं।
तो एक परिभाषा आपको बचपन में स्कूलों में याद करा दी गई थी, इतिहास जैसे विज्ञान की याद करा दी गई थी, है ना, वैसे ही आपको इतिहास की भी एक परिभाषा याद करा दी गई थी। और शायद वही परिभाषा बिल्कुल इतिहास पर जचती भी है कि यदि आप जो घटनाएं, देखिए इतिहास हम किसे कहते हैं, हम यदि आम बोलचाल की भाषा में बात करें, किसी को हमको बताना है कि ये घटना बीत चुकी है ना, इतिहास, अगर मैं आपसे पूछूं कि इतिहास की परिभाषा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो घटना हो चुकी है उसको अगर मैंने कहीं लिख दिया तो वो क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। तो दो ही बातें हैं इतिहास में, एक तो घटनाएं होना चाहिए जो घटित हो चुकी हैं, जो बीत चुकी हैं, है ना, जो जो हमारे पास्ट टेंस में जा चुकी हैं, ठीक है। तो घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं, पहली बात। दूसरा, घटनाएं जो है वो सिक्वेंशियल होना चाहिए, है ना, मतलब पहले एक घटना हुई होगी, फिर दूसरी घटना, फिर तीसरी घटना, हम बीच में जंप नहीं कर रहे हैं, तो क्रमबद्ध होनी चाहिए। और तीसरा, ये जो घटनाएं हैं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आज से 100 साल पहले ये हुआ था, या आज से 1000 साल पहले ऐसा हुआ था, तो उसका आधार मेरे पास होना चाहिए कि मैं ऑन व्हाट बेसिस, मतलब मैं किस बिहाफ पे वो बात को बोल पा रहा हूँ, मेरे पास उस बात को लेकर के उस बात का प्रमाण क्या है, उस बात का साक्ष्य क्या है, उसका प्रूफ क्या है, ठीक है। तो यानी कि तीसरा क्या होना चाहिए मेरे पास, साक्ष्य होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। और वो साक्ष्य भी जो होना चाहिए वो लिखित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लिखित साक्ष्य होना, क्योंकि सुनी सुनाई बातों को मैं इतिहास नहीं मान सकता ना, है ना, कि अगर किसी ने मुझसे कह दिया कि एक टाइम था जब, मतलब कोई भी बात है ऐसी, कोई सुनी सुनाई बात है, तो मैं उसको इतिहास कैसे मान लूं। ठीक है, अगर आप मुझे लिखित प्रमाण दें, हम हमारी आदत में है ना ये, कि हम जब भी कहीं जाते हैं और कोई हमको कोई कुछ भी बात कर रहा होता है, तो हम बहुत जनरली, हमारी आदत है हम इंडियंस की, कि लिख के दे, है ना, लिख के दो। जैसे ही हम ये बोलते हैं कि लिख के दो, तो मतलब उस बात को हम थोड़ा बिलीव करते हैं, हाँ ठीक है ये व्यक्ति लिख के दे रहा है, मतलब कि थोड़ी जेन्युइन बात है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार इतिहास में भी जो बातें हमें लिखित रूप में मिलती है ना, ऐसे साक्ष्य जो लिखित हैं, जो कहीं लिखे हैं, उन पर हम थोड़ा ज्यादा बेहतर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो इतिहास के बारे में हमको ये सारी बातें याद रखनी है। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। कौन सी बुक है इतिहास की, तो द हिस्टोरिका, हेरोडोटस ने एक किताब लिखी द हिस्टोरिका, वहां से हमें इतिहास के बारे में जानकारी शुरू होती है। इतिहास है क्या, बेसिकली इतिहास जो घटना है वो घट चुकी हैं, उनका क्रमबद्ध विवरण है, ठीक है। और वो विवरण हमें कहाँ प्राप्त हो रहे हैं, लिखित साक्ष्य के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, तो उसको हम इतिहास कह सकते हैं। एक एमसीक्यू यदि ये बनता है कि इतिहास के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो घटनाओं का घटित हो जाना आवश्यक है, विवरण जो क्रमबद्ध हो वो आवश्यक है, और लिखित साक्ष्य आवश्यक है, ये इतिहास कहलाते हैं, ठीक है। तो भारत के इतिहास को हम कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं, भारत के इतिहास को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। बाद में जाकर के आधुनिक भारत के इतिहास को हम 2 भागों में और तोड़ देते हैं, मतलब पढ़ने की दृष्टि से थोड़ा आसान बनाने के लिए इस तरीके से इसको 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। पहला भाग हो जाएगा आपका, क्योंकि आजादी तक है ना, आजादी तक का क्या मतलब है, मतलब शुरू कहां से हो रहा था, जैसे ही मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म होगा, ये देखिए ना, ये प्राचीन भारत यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ, जैसे ही प्राचीन खत्म होगा कौन सा शुरू हो जाएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो जाएगा। जैसे ही मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म होगा कौन सा शुरू हो जाएगा, आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे, यहाँ पे एक संक्रमण क्षेत्र है, उसके बाद में ये घटना घट रही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा और डिटेल करते हैं कि हम प्राचीन भारत के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। हम हर टॉपिक को थोड़ा, तीनों टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी, यानी कि इसके टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं जिनका हमको अध्ययन करना होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का
देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया अभी, जस्ट हम इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड में जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम किसी भी बात को इतिहास कब मान रहे हैं? जब हमें एक तो घटना घटित हो चुकी है, उसका विवरण हमारे पास है, साथ में हमारे पास उसके साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि भारत में यहां से लेकर के, भारत में यहां से लेकर के यहां तक कोई घटना यदि घटी है, अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि इस एरिया में, इस एक इंटरवल में, इस समय रेखा में, है ना, यहाँ पे कोई घटना भारत में घटी है, तो आप मेरी बात पर विश्वास कैसे करेंगे? आप मेरी बात पर विश्वास ऐसे करेंगे, आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये प्राचीन भारत का इतिहास है या इस समय पे ये हुआ था भारत में, तो उसका उसके स्रोत क्या हैं आपके पास? सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आएगा, है ना, कि अगर आप कह रहे हैं कि आज से 2000 साल पहले ये हुआ, तो सर कम से कम आप उसके स्रोत बताइए। यानी कि हमें सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ना होता है कि प्राचीन भारत की जानकारी का स्रोत क्या है, हमें पता कहां से चलता है इन सब चीजों के बारे में। ये हमारा पहला टॉपिक है। सबसे पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? जानकारी के स्रोत के बारे में, कि हमें पता कैसे चल रहा है इन सब चीजों के बारे में, जो भी घटनाएं हम यहाँ से लिखने वाले हैं, ये आगे जो भी कुछ प्राचीन भारत में हुआ था वो पता कैसे चल रहा है, सोर्स क्या है उस नॉलेज का। किसी भी नॉलेज का सोर्स पता होना इंपॉर्टेंट होता है ना, तभी तो वो वैलिडेट होता है। यदि यदि आपको कोई व्यक्ति कोई जानकारी दे रहा है, अगर मैं कहूं कि मैंने न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पढ़ा और मैं अपने किसी मित्र को बता रहा हूं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन आया है, आज भारत के मान लीजिए रिजर्व बैंक के गवर्नर चेंज हो गए हैं, या आज रेपो रेट ये हो गया, कुछ भी अगर मैं उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, साथ में मैं सोर्स बता रहा हूँ कि मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पढ़ा था, हिंदू में ये पढ़ा, या दैनिक भास्कर में ये पढ़ा, जो भी हमारे यहाँ पेपर है मैंने उसमें ये पढ़ा, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, तब उस बात की ऑथेंटिसिटी प्रूफ हो जाती है, वैलिडिटी प्रूफ हो जाती है ना, उस बात को, विश्वसनीय बात आप मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या होगा? जानकारी का स्रोत। अब देखिए, यहां जानकारी के स्रोत क्या हो सकते हैं? देखिए, स्रोत तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य हैं और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो कौन से हैं? बहुत सारी ऐसी किताबें मिलती हैं जो प्राचीन काल में लिखी गई हैं, जिसको हम साहित्य कहते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूं बुक्स, तो बहुत सारी पुरानी किताबें हैं। जैसे आपने अर्थशास्त्र का नाम सुना होगा, है ना, कौटिल्य एक पुराने इतिहास इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, और उनकी एक किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है, तो ऐसी एक किताब हो गई कौटिल्य। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है इंडिका। इंडिका जब हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो ये किताब भी हमें मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि एक सबसे अच्छा वैलिड सोर्स क्या हो गया हमारा? किताबें हो गई, है ना, साहित्य हो गया। फिर आपने सुना होगा अभिलेख, ये एक शब्द सुना होगा आपने, अभिलेख। हमारे यहाँ एक राजा हुआ करता था पहले, सम्राट अशोक। क्या नाम था राजा का? सम्राट अशोक। बहुत फेमस राजा है, इतिहास में बहुत ज्यादा फेमस है, दुनिया भर में फेमस है, और महान राजा इसे कहा जाता है भारत का। और इसे एक मतलब पत्थरों पर अभिलेख के रूप में, पत्थरों पर ऐसे वो छेनी हथौड़ा लेकर के वो जैसे भी करते होंगे, तो वो लिख लिख देते थे सारी चीजें, उसके जो भी आदेश होते थे उसको ऐसे पत्थर पर लिख देते थे वो लोग, है ना, पत्थर पर लिखवा दिया जाता था शब्दों के रूप में। अब उसे मिटा ही नहीं सकता कोई, है ना। तो इस तरीके से अभिलेख एक बहुत बड़ा सोर्स है नॉलेज का। ठीक है, फिर सिक्के भी हैं, है ना। पुराने समय में जो सिक्के चलते थे, अब देखिए नोट होते तो गल जाते मिट्टी में, लेकिन सिक्के हैं, सिक्कों का कुछ कर नहीं सकते। तो पुराने जमाने के सिक्के भी हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। मान लीजिए कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहां से कोई बहुत सारे सिक्के मिल जाएं, किसी रूरल के, किसी कोई एक राजा के, अब क्या होगा, किसी शासक के,
बहुत सारे सिक्के वहां से मिल जाए। तो क्या इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से ये पता चलता है कि उस एरिया में शायद उसका शासन रहा हो, ठीक है। या अगर नहीं भी रहा होगा, मान लीजिए कि वो दिल्ली का राजा है और उसके सिक्के तमिलनाडु से मिल रहे हैं, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद उस व्यक्ति का व्यापार वहां हो रहा हो, कोई व्यापारी उसका वहां गया हो सकता है ना। तो इतिहास देखिए, बेसिकली ना इतिहास में लोग अंदाजा ही लगा रहे हैं, पर उसका एक वैलिड सोर्स होना चाहिए, है ना, कोई भी बात कहने का सोर्स होना चाहिए। तो ये सारी चीज होती है जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इनके बारे में हमें कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि जब मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी बुक्स किस राइटर की है ना, काम काम की बुक्स हमें पता होनी चाहिए। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है ना, इंडिका के लेखक कौन है, और बहुत सारी किताबें हैं, तो हमें किताबों के बारे में यहाँ पर बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए। फिर जो प्राचीन भारत में दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो है हमें थोड़ा सा पुरानी सभ्यताओं के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में पढ़ना होता है? पुरानी सभ्यताओं के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़नी होती हैं। देखिए, मनुष्य जो है वो शुरू से इस तरह से नहीं रह रहा है जिस तरीके से वो आज रह रहा है। पहले वो एक एक पूरी विकास की अवस्थाओं से होकर मनुष्य गुजरा हुआ है ना। और पहले वो जंगलों में रहता था, है ना, ये तो हम सब जानते हैं, आदि मानव था वो। फिर धीरे 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 विकास की कई अवस्थाओं के दौरान वो गुजरा हुआ है, और उस अवस्था के बाद फिर वो सभ्यता में रहना शुरू किया, धीरे 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 एक समाज में रहना शुरू करा, एक सभ्य प्राणी बना, है ना। तो इतिहास में सभ्यताओं से हमारा पढ़ना शुरू होता है, और भारत में भी ठीक इसी प्रकार की एक सभ्यता पहले पाई जाती थी, जिसको अंग्रेजों के समय पे हमें ये बात पता चली। अंग्रेजों ने ही इसको खोजने में मदद की थी। कुछ अंग्रेज हैं जिन्होंने काफी अच्छा काम किया हमारे भारत के अतीत के इतिहास को बाहर निकालने में, है ना, जिसमें अलेक्जेंडर कनिंगम एक अंग्रेज हैं, इनका नाम फेमस है। जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज हैं, इनका नाम फेमस है। ये सब मिलेंगे हमको आगे जा करके, है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है ना, वो होता है हड़प्पा सभ्यता। पहला मतलब जानकारी के स्रोत के बाद जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता है। जैसे ही प्राचीन भारत में हमने पढ़ा जानकारी के स्रोत क्या हैं, उसके बाद जो पहला बड़ा टॉपिक है जो हमें पढ़ना होता है वो होता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऐसे हैं कि सभ्यता के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसकी विशेषताएं क्या हैं, है ना, यहाँ लोगों का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है यहाँ पे, है ना, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, सिक्के विक्के हैं कि नहीं, अर्थव्यवस्था कैसी है ना, क्या खा रहे हैं, है ना, किस तरह से इनका खाना पीना चल रहा है, ठीक है, कितने शहर हैं, है ना, जो शहर हैं वो किस नदी के किनारे हैं, या कब इसकी खोज की गई है। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो हमें हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो होता है वैदिक काल। वैदिक काल कौन सा टॉपिक है? वैदिक काल। देखिए, वैदिक काल का क्या मतलब है? वैदिक काल का ये मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमें पता चला है ना इतिहास में, वो हमें पता चला है उत्खनन से। किससे पता चला है? उत्खनन से। उत्खनन का मतलब है कि यानी कि हमें कुछ ऐसे टीले, हमें मतलब उस समय के जो पुरातत्ववेत्ता हैं, उस समय के जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक शब्द वैसे तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए पर समझने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि उस समय के जो वैज्ञानिक है ना, उस समय के जो उत्खनन करता है, ये पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्होंने जब देखा, कुछ ऐसी आकार देखा, बस कुछ ऐसे टीले देखे, कुछ ऐसी संरचनाएं देखी, जब उन्हें ऐसा लगा कि यार यहाँ कुछ तो भी है ना, इसके नीचे कुछ तो भी छुपा हुआ है, और जब उन्होंने उसको ढूंढना शुरू किया, जब उसका उत्खनन शुरू किया, है ना, एक्सकवेट करना शुरू किया, जो जो भी आप कहें, तो उन्हें पता चला नीचे अलग आकार की ईंटें मिली,
है ना, फिर ऐसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स दिखे, ब्लॉक्स टाइप से दिखा, सब कुछ देखा। तो ये उत्खनन के आधार पर हड़प्पा सभ्यता खोजी गई है, ठीक है। और जो वैदिक काल है, इसका जो आधार है, इसका जो पूरा आधार है, वो है भारत के वेद। भारत में जो पौराणिक ग्रंथ हैं, देखिए इतिहास भी ना दो भागों में होता है, एक ऐतिहासिक होता है, एक साहित्यिक होता है, एक पौराणिक होता है। मतलब अगर मैं और आसान तरीके से आपको समझाऊं तो उत्खनन से जो चीजें मिल रही हैं वो भी इतिहास है, और जो किताबों में जो बातें लिखी हैं वो भी इतिहास है, ठीक है। उत्खनन वाली भी इतिहास है, किताबों वाली भी क्या है, इतिहास है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा इतिहास है, उत्खनन वाला, जिसके बारे में कोई किताब वगैरह हमारे पास नहीं है, लेकिन ये है क्योंकि हम उत्खनन से हमें पता चल गया, हम खुद जाके देख चुके हैं कि अच्छा ये सब तो है, मतलब ये है इतिहास में। और वैदिक काल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो बेसिकली किससे मिलती है, वो वेदों से मिलती है, भारत के साहित्य से मिलती है, पुराणों से मिलती है, इसीलिए इसका नाम है, देखिए वेद से बना है वैदिक। वेद शब्द से ही क्या बना है, वैदिक शब्द बना है, ठीक है। तो हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है ना, इस काल के लोग मतलब कैसे होते थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है ना, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, धर्म को लेकर के ये लोग क्या सोचते थे, है ना, धार्मिक विचार इनके कैसे थे, तो इनका रिलीजियस जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इन सब चीजों के बारे में, या कौन कौन ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं वहां पे उनके बारे में पढ़ना है ना, और कौन कौन से ग्रंथ हैं वहां पे, जैसे वैदिक काल में ऋग्वेद है, तो बेसिकली यहाँ पे हमको ऋग्वेदा के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी। ऋग्वेद यहाँ थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा कि ऋग्वेद को लिखा कब गया है ना, ऋग्वेद में क्या बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर उसमें मंत्र हैं तो कितने हैं, है ना, सूक्त होते हैं, उसका कोई टाइप होता है तो कितने सूक्त हैं, है ना, कौन सी बात ऋग्वेद के कहाँ पर किस मंडल में लिखी हुई है, किस पार्ट में कौन सी बातें लिखी हुई है, ये सारी चीजें हमको वैदिक काल में पढ़नी होती है। ऋग्वेद के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। वैदिक काल को ही, वैदिक काल का ही एक जस्ट टॉपिक, इससे मिलता जुलता ही टॉपिक है, लेकिन इसके बाद वाला टॉपिक है, उसको 3.1 में रख देते हैं हम, उसका नाम है उत्तर वैदिक काल। जस्ट उसके बाद ही वैदिक काल से मिलता जुलता ही टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, मतलब इसके बाद का जो काल है वो क्या कहलाता है, उत्तर वैदिक काल कहलाता है। इसकी जो जानकारी मिल रही है हमको वो ऋग्वेद के बाद वाले साहित्य से मिल रही है, यानी कि यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब चीजों से जानकारी मिल रही है। मतलब ये वो समय है जहां पर इनकी 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 रचना की गई है ना, ये उसके सोर्स हैं। तो देखिए इन सब के बारे में भी वो सारी बातें हमें पढ़नी है कि यजुर्वेद किसने लिखा, है ना, यजुर्वेद में कौन सी बातें की गई हैं, सामवेद में किस बारे में बातें हैं, अथर्ववेद में किस बारे में बातें हैं, ये सारी चीजें हमको समझना है। ये हमारा कौन सा टॉपिक हो जाएगा, टॉपिक नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, वो होता है महाजनपद। क्या होता है, महाजनपद। देखिए ये एक इतिहास का कालक्रम है, अलग अलग समय पर अलग अलग घटनाएं घटित हुई हैं, अलग अलग समय पर भारत में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर निकल कर आए हैं, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना होता है, महाजनपदों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। इंसान जो था पहले जंगलों से निकलकर हड़प्पा सभ्यता तक पहुंचा, हड़प्पा सभ्यता से निकलकर फिर साहित्य में वो आगे बढ़ रहा है, वो वैदिक काल तक पहुंचा, और आगे बढ़ा उत्तर वैदिक काल, अन्य वेदों की उसने रचना करी, और भी बहुत सारे ग्रंथों की उसने रचना करी, पुराण उपनिषद वगैरह, और फिर बाद में वो महाजनपद के रूप में सामने आ रहा है। आपने मगध महाजनपद का नाम सुना होगा, यहाँ हमें मगध के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, मगध महाजनपद को डिटेल करना है, ठीक है। और यही वो समय है जब महाजनपद बढ़ रहे हैं, उसी समय पर भारत में कुछ जो धर्म है उनका उदय हो रहा है, जैसे कि दो सबसे प्रमुख धर्म है, एक बौद्ध धर्म
पहले जैन आएगा, पहले जैन धर्म आया था, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास में प्राचीन भारत में काफी प्रश्न जो हैं वो बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से पूछे जाते हैं, है ना, कि बुद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है ना। आपने महावीर स्वामी का नाम आपने सुना होगा, है ना, और गौतम बुद्धा जो है वो बुद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। तो गौतम बुद्धा के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि इनके पिता का नाम क्या है ना, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, या इनसे संबंधित बहुत सारी बातें, इनके बचपन का नाम क्या है, ठीक है, इनकी जो वाइफ है उनका नाम क्या है, इनके पुत्र का नाम क्या है, इनके शिष्यों के नाम क्या क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। जैन धर्म में ये पूछा जाता है कि तीर्थंकर कितने हुए हैं, पहले तीर्थंकर कौन है ना, जो अंतिम तीर्थंकर हैं, जो 24वें तीर्थंकर हैं वो कौन है। महावीर स्वामी के व्यक्तिगत जीवन के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उपदेश, उनके सिद्धांत, उनसे जुड़ी हुई किताबें, ये सारे प्रश्न इतिहास में पूछे जाते हैं। तो ये वो समय है जहाँ महाजनपद के बारे में भी हमें पढ़ना है, और उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर भारत में कुछ धर्म संप्रदाय का भी उदय हो रहा है, कुछ नए धर्म निकल कर आ रहे हैं, कुछ नए संप्रदाय निकल कर आ रहे हैं, उनके बारे में भी हमको अध्ययन करना है, जो हमारा टॉपिक नंबर क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, जो हमारा अगला टॉपिक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप इतिहास में क्या पढ़ते हैं, इसके बाद आप इतिहास में पढ़ते हैं, देखिए मगध महाजनपद जो है, आपको इसको थोड़ा सा डिटेल करना होता है, मगध को आप थोड़ा सा डिटेल करते हैं। मगध को आप कैसे डिटेल करते हैं, मगध को डिटेल आप ऐसे करते हैं, मगध में अलग अलग वंश होते थे, क्या होते थे, वंश, कुछ वंश यहाँ पर हुए हैं, तो उन वंशों के बारे में हमें पढ़ना है, और उन वंशों के शासक भी हुए हैं, तो उन शासक के बारे में पढ़ना, अलग अलग वंश और शासक, इन दोनों के बारे में हमको कहाँ पढ़ना है, हमको मगध में पढ़ना है, वंश और शासक, ठीक है। तो वंश के बारे में भी पढ़ना है और शासक के बारे में भी। देखिए सबसे पहले वहां पर एक वंश आया था जिसका नाम था हर्यक वंश, तो हमें हर्यक वंश के बारे में पढ़ना है, फिर हमें नाग वंश के बारे में पढ़ना है, और फिर तीसरा जो वंश होगा वो होगा हमारा नंद वंश। 3 वंश जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर, मगध में। तो मगध के 3 वंशों के बारे में हमको पढ़ना है, हर्यक वंश, नाग वंश और नंद वंश, ठीक है। और इससे संबंधित शासकों के बारे में हमें पढ़ना है। हर्यक वंश को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हमें कुछ शासक मिलते हैं, एक राजा है बिंबिसार, राजा बिंबिसार के बारे में हमको पढ़ना है। बिंबिसार के बाद राजा आता है, एक राजा है अजात शत्रु, अजात शत्रु नाम है, उसके बारे में थोड़ी सी बातें हमको डिस्कस करनी है। उदयन नाम का एक राजा हमको मिलेगा, उदयन के बारे में हमें पढ़ना है। और भी राजा हमको यहाँ पर मिलेंगे, है ना, शिशुनाग मिलेगा, कुछ राजा यहाँ मिलेंगे उदयन के बाद। फिर नाग वंश में भी हमको पढ़ना है, एक राजा हमें मिलेगा, हाँ ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण राजा के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। एक कालाशोक नाम का राजा हमको यहाँ मिलेगा, ये महत्वपूर्ण है। नंद वंश में हमको 2 राजा यहाँ मिलेंगे, एक मिलेगा महापद्मानंद और एक मिलेगा घनानंद, ठीक है। तो अलग अलग राजा हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। राजा का मतलब ये मगध के उस टाइम के शासक हैं, जिनके जिनके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है कि कौन सी घटना किस शासक के समय घटित हुई है, ठीक है, किसने अपनी राजधानी क्या बनाया, गौतम बुद्ध के समय पर कौन मौजूद है, इस तरह की बातें जो है हमारा तीसरा टॉपिक होता है जिसको हम पढ़ते हैं मगध महाजनपद में, ठीक है। फिर आगे के बाद क्या पढ़ा जाता है प्राचीन काल में, मगध महाजनपद जैसे ही समाप्त होता है
तो मौर्य साम्राज्य शुरू हो जाता है। तो साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें पढ़ना होता है। मौर्य साम्राज्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक व्यक्ति हैं जो कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और फिर इसमें बहुत सारे राजा आते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग राजा आते हैं। इसी के अंतर्गत हमको एक महान, भारत का महान राजा देखने को मिलता है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू हो रहा है, मौर्य साम्राज्य। उसके बाद एक राजा आता है बिंदुसार। अशोक नाम से एक राजा आता है, सम्राट अशोक। तो अशोक के बारे में हमें पढ़ना होता है। और बहुत सारे राजा जो हैं हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। जो आखिरी राजा है उसका नाम है बृहदत्त। तो इन इन सब के बारे में, इनमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हमें पढ़ना होता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है ना। सम्राट अशोक जब हम पढ़ेंगे, तो अशोक पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हमको अशोक के बारे में मिलेगी। जब हम अशोक पढ़ते हैं तो अशोक महत्वपूर्ण है। अशोक का काल अभिलेखों का काल है, तो अलग अलग अभिलेखों के बारे में हमको पढ़ना होता है ना। अशोक ने सर्वाधिक अभिलेख भारत में जारी किए हुए हैं। जो उसके अभिलेख सबसे पहले किसने ढूंढा, किसने पढ़ा, है ना, कितने हैं, कहाँ हैं, ये सारी बातें हमें पढ़नी होती है के बारे में। ठीक है। जब मौर्य साम्राज्य खत्म होता है, तो मौर्य खत्म होने के बाद कुछ मौर्य के बाद वाले कुछ प्रमुख वंश आते हैं जिन्हें मौर्योत्तर कहा जाता है। मौर्य जैसे ही समाप्त होता है तो मौर्योत्तर यानी कि कुछ वंश यहाँ आएंगे। तो काफी इतिहास में काफी छोटा पोर्शन है ये। एक शुंग वंश आएगा और दो तीन राजा यहाँ पर आएंगे, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। काफी छोटा पोर्शन है। मौर्य साम्राज्य बड़ा पोर्शन है, थोड़ा वृहद है और महत्वपूर्ण है ना। सम्राट अशोक से प्रश्न आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से प्रश्न आते हैं, यहीं कौटिल्य के बारे में जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं उनके बारे में भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है। तो मौर्योत्तर काल जो होता है वो थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, हमारा मौर्योत्तर वंश। ठीक है। यही वो समय है मौर्य का जहां पर अगर हम पैरेलल देखें, अगर हम मौर्योत्तर को थोड़ा सा नीचे लेकर आए, तो मौर्य साम्राज्य के ही समय पे भारत में कुछ विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, बड़ा फेमस एक आक्रमणकारी है सिकंदर, है ना। सिकंदर तो हम उसे कहते हैं, उसका जो नाम था वो नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर द ग्रेट उसे कहा जाता है ना। सिकंदर महान उसे कहा जाता है। तो मौर्य साम्राज्य के समय पर ही सिकंदर का आक्रमण हो गया था। तो सिकंदर के बारे में कुछ चीजें हमें पढ़नी होती है। ठीक है। उसके बाद में फिर आपका मौर्योत्तर आ जाएगा। जैसे ही मौर्योत्तर खत्म होता है, कुछ और विदेशी आक्रमणकारी यहाँ बीच में आएंगे। उसके बाद हमें गुप्त साम्राज्य पढ़ना होता। क्या पढ़ना होता है? गुप्त साम्राज्य, जो शुरू होता है श्रीगुप्त से, और बहुत सारे राजा यहाँ हमें मिलेंगे। आखिरी जो खत्म होता है वो होता है विष्णुगुप्त। देखिए, मैं पहला राजा और अंतिम राजा अभी यहीं पर आपके सामने लिखता जा रहा हूँ, है ना, ताकि ये बहुत सारे पेपर में, तो कुछ पेपर में सीधा यही पूछ लिया जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है ना। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन है ना। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन है। इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें जो है वो यहीं पर आपको लिख दे रहा हूँ। ये वृहदत्त लिखा हुआ है, वृहदत्त, वृहद्रथ। ठीक है। जो मौर्य का अंतिम राजा है। गुप्त का पहला राजा श्रीगुप्त है, और जो अंतिम राजा है उसका नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें पढ़ना होता है। और गुप्त साम्राज्य के बारे में आप जैसे ही पढ़ेंगे, तो गुप्त के बाद भी कुछ छोटे छोटे वंश आते हैं जिन्हें गुप्तोत्तर वंश कहा जाता है। ठीक है। यहाँ एक महत्वपूर्ण वंश है जिसका नाम है वर्धन वंश। ज्यादा अच्छा है उसे वर्धन वंश कहा जाए तो।
वर्धन वंश। यहाँ एक बड़ा फेमस राजा आपको मिलेगा इतिहास का, जिसका नाम है हर्षवर्धन। क्या नाम है? हर्षवर्धन नाम का एक फेमस राजा आपको इतिहास में मिलेगा। और लगभग लगभग जैसे ही हम हर्षवर्धन के बारे में चीजें पढ़ रहे होते हैं और हर्षवर्धन को पढ़ना हम समाप्त कर रहे होते हैं, हम ये मान के चलें कि ये वो समय है जहां प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो रहा है और मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत हो रही है। यानी कि जिसको हमने शुरू किया था जानकारी के स्रोत से लेकर के हड़प्पा सभ्यता से, वो जाकर खत्म हो रहा है लगभग लगभग हर्षवर्धन तक। ठीक है, पर थोड़ा आसान तरीके से समझने के लिए, वैसे अब ये नहीं होगा कि हर्षवर्धन पर ही खत्म हो जाएगा, नहीं, पर हाँ हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो शुरू हो रहा है हड़प्पा सभ्यता से, वो खत्म कहाँ पर हो रहा है प्राचीन भारत का इतिहास जाकर के लगभग लगभग हर्षवर्धन के समय पर जाकर के क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। ये सारा जो इंडेक्स है ये हमारा बेसिकली प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक का इंडेक्स है। इन सारी चीजों को हमें प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ना होता है ना। एक बार आप देखिए इंडेक्स। तो हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया? हमने इस लेक्चर में सबसे पहले ये डिस्कस किया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम इतिहास पढ़ने वाले हैं और इतिहास के अंतर्गत हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण विषय है जीएस के अंतर्गत, इसको हम पढ़ेंगे। इतिहास को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इतिहास को अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, अध्ययन को आसान बनाने के लिए इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। इसको बांटने का आधार क्या है? बांटने का आधार है समय रेखा। समय रेखा के आधार पर बांटा जाता है, समय को ध्यान में रखकर बांटा जाता है। एक है प्राचीन भारत का इतिहास, एक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, एक प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, अलग अलग समय पर जो घटनाएं हुई उसको हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं, फिर मध्यकालीन भारत का और आधुनिक भारत का। अभी अभी हम पढ़ रहे थे, हमने इंडेक्स बनाया एक प्राचीन भारत का। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, हड़प्पा सभ्यता से हर्षवर्धन तक, तो ये गलत नहीं होगा, है ना। हम अपने समझने के लिए इस विषय को आसान बना रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अभी हमने प्राचीन भारत का इंडेक्स बनाया, तो प्राचीन भारत जो है वो हड़प्पा सभ्यता से लेकर हर्षवर्धन तक हम ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास है और फिर तीसरा जो पोर्शन है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, कौन सा इतिहास? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास को वर्तमान में अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो 2 भागों में बांटा जाता है ना, आजादी तक और एक आजादी के बाद से लेकर वर्तमान तक। ये वाला जो इतिहास है ये क्या कहलाता है? ये उत्तर आधुनिक काल कहलाता है। सीधा सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, इसीलिए भी मैं आपको ये विभाजन बता रहा हूं, वरना हम सीधा सीधा 3 विभाजन के आधार पर भी चीजें पढ़ सकते हैं, पर एमसीक्यू सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो आधुनिक काल 2 भागों में बट रहा है ना, एक आधुनिक काल, एक उत्तर आधुनिक काल। उत्तर आधुनिक काल वो है जो 1947 के बाद वाला समय, वो क्या हो जाएगा? उत्तर आधुनिक काल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने इतिहास के बारे में थोड़ी सी बेसिक बात की। ठीक है, जिस विषय का हम अध्ययन करते हैं उसके बारे में कुछ बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। तो देखिए, इतिहास क्या है, इतिहास शब्द क्या है? तो यदि कोई घटना है जो घटित हो चुकी है, ठीक है, 3 कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। पहला, कोई घटना है जो घटित हो चुकी है, तो घटना घटित हो चुकी हो, है ना, उसका हमें सिक्वेंशियल
उसके बारे में जानकारी हमें हो, क्रमबद्ध विवरण हो उसका हमारे पास में, और तीसरा उसका प्रमाण हमारे पास मौजूद हो, उसका साक्ष्य हमारे पास मौजूद हो, और किस रूप में मौजूद हो, लिखित रूप में मौजूद हो। कैसा मौजूद हो, लिखित साक्ष्य उसका हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अगर हमारे पास लिखित साक्ष्य मौजूद है, अगर हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा इतिहास हो जाएगा। इतिहास के पिता हम किसे कहते हैं, हेरोडोटस नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, और इन्होंने जो किताब लिखी है, इनकी किताब का नाम है द हिस्टोरिका। ठीक है। उसके बाद प्राचीन भारत का एक इंडेक्स की तरह हमने देखा है, एक सीक्वेंस हमने देखा है घटनाओं का। सबसे पहले देखिए, इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, इसमें हमें जानकारी के स्रोत पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ना होता है कि हमें कौन से ऐसे स्रोत हैं जिससे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिल रही है ना। तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं, बुक्स है जिसे हमें जानकारी मिल रही है, साथ में कुछ अभिलेख भी हैं और सिक्के भी हैं। ठीक है। उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है हड़प्पा सभ्यता। पहली सभ्यता है, जहां पर भारत की पहली सभ्यता आप इसे कह सकते हैं, दुनिया की भी काफी प्राचीन सभ्यता है। इसी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तीसरा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा वैदिक सभ्यता, जिसकी जानकारी वेदों से मिल रही है, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या हो जाएगा, वैदिक सभ्यता। और किस वेद से इसके बारे में सारी जानकारी मिल रही है, तो ऋग्वेद। इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, ऋग्वेद। यहाँ ऋग्वेद को थोड़ा डिटेल करना है, ऋग्वेद के बारे में बहुत सारी बातें हमें पढ़नी है। ठीक है। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ टॉपिक है वैदिक काल से, जिसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें पढ़ना है, जहाँ पर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखे गए हैं। ठीक है। फिर महाजनपद के बारे में हमें पढ़ना है, महाजनपद में मगध महाजनपद है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इस ये वह समय है, समानांतर ही कुछ धर्म का उदय, कुछ नए संप्रदाय यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जिसमें जैन और बौद्ध महत्वपूर्ण है। बौद्ध दोनों ही महत्वपूर्ण है, बौद्ध और जैन, है ना। और यहाँ से काफी सारे जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, तो इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक महाजनपद को डिटेल करना है, मगध महाजनपद को थोड़ा डिटेल करना है। ठीक है। यहाँ पर कुछ वंश और शासक हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, हर्यक वंश, नागवंश, नंद वंश। हर्यक वंश के कुछ प्रमुख शासक हैं, बिंबिसारा हैं, अजातशत्रु हैं, उदयन हैं। नागवंश के शासक हैं, कालाशोक हैं, और भी शासक हैं, नंद वंश के हैं, महापद्मानंद, घनानंद। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे ही मगध महाजनपद का समाप्त होता है, मगध महाजनपद का पतन होता है, उसके बाद एक नया साम्राज्य अस्तित्व में आता है, भारत का पहला साम्राज्य जिसे आप कहते हैं मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें पढ़ना है। चंद्रगुप्त जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं, और अंतिम जो राजा हैं वो है बृहदत्त। बीच में अशोक नाम के एक बहुत महत्वपूर्ण राजा हमको मिलेंगे। अशोक महत्वपूर्ण है, अशोक इंपॉर्टेंट है। अशोक से जुड़ी हुई चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, सम्राट अशोक से, तो वो हमें मिलेंगे। अभिलेख इनके समय के हैं, वो महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त का ही समय है जब सिकंदर आक्रमण कर रहा है, यानी घनानंद और चंद्रगुप्त का मिक्स्ड, वो एक कहना चाहिए कि दोनों ही राजा थे। पहले घनानंद राजा था, फिर चंद्रगुप्त राजा था, और उस समय सिकंदर आक्रमण कर रहा है। तो सिकंदर के बारे में हमें कुछ चीजें पढ़नी है ना। उसके बाद में देखिए, जैसे ही मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है, विदेशी आक्रमण को हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद मौर्योत्तर, यानी देखिए किसी भी चीज में उत्तर लग गया ना तो डरने वाली बात नहीं है। मौर्य उत्तर, मौर्य के बाद जो आए वो क्या कहलाएंगे, वो मौर्योत्तर कहलाएंगे। तो जो मौर्य के बाद आए वो क्या कहलाएंगे, वो मौर्योत्तर कहलाएंगे। ठीक है। तो हमें मौर्योत्तर काल पढ़ना है। यहाँ पे एक ही वंश है जो महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है शुंग वंश। कौन सा वंश है, शुंग वंश। यहाँ पे एक राजा हमें मिलेगा जिसका नाम है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र। फिर एक राजा मिलेगा अग्निमित्र। तो दो राजा हमें यहाँ मिलेंगे, एक पुष्यमित्र मिलेगा, एक अग्निमित्र मिलेगा, दोनों शुंग वंश के हैं। ठीक है। शुंग वंश के बाद गुप्त साम्राज्य पढ़ना है हमें। कुछ विदेशी आक्रमणकारी यहाँ भी मिलेंगे, है ना। तो ये विदेशी जो हैं वो यहाँ पर भी हैं। शुंग के बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं, और
तो ये ज्यादा बेहतर है ना। जब मौर्य मौर्य वंश समाप्त हो जाता है ना, मौर्य मौर्य समाप्त हो जाता है तो मौर्योत्तर चालू होता है। और जब मौर्योत्तर खत्म होता है तो कुछ विदेशी आक्रमणकारी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है हिंद यूनानी। ठीक है, हिंद यूनानी के बाद शक आए थे, शक के बाद पहलव आए थे, और पहलव के बाद कुषाण आए थे। देखिए ये सीक्वेंस महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कभी कभी सीधा सीक्वेंस पूछ लेता है ये वाला। पहले हिंद यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर पहलव आए थे, और बाद में कुषाण आए थे। तो ये सब चीजें भी हमें पढ़नी है। ठीक है, कुषाणों के बाद फिर गुप्त साम्राज्य शुरू हो जाता है, जिसके पहले जो शासक हैं वो हैं श्रीगुप्त। संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। और फिर बहुत सारे शासक हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम आएंगे, है ना, फिर एक समुद्रगुप्त नाम के शासक आएंगे, स्कंदगुप्त आएंगे। ठीक है, अंतिम जो शासक हैं वो कौन है? विष्णुगुप्त के बारे में हमें पढ़ना है। और आखिरी जो हमारा टॉपिक होता है प्राचीन भारत का, वो है गुप्तोत्तर काल, जिसको हम वर्धन वंश भी कहते हैं। और यहाँ पर एक राजा आएगा, हर्षवर्धन। जैसे ही आप राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, आपका प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको प्राचीन भारत की घटनाओं का ये घटनाक्रम समझ में आया होगा। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इतिहास विषय को पढ़ना। यदि हम घटनाक्रम को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो फिर टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ इस टॉपिक को, इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।